लास्ट क्लास तक हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। उसके आगे का पार्ट आज हम पढ़ेंगे और आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें किरचॉफ्स का करंट लॉ, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ क्या है इसके बारे में सीखेंगे और फिर इसका एप्लीकेशन कैसे हम किसी भी सर्किट में करंट निकालने के लिए करते हैं उस बात को समझते हैं। ठीक है, तो जो पहला है वो है किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ। और ये जो जंक्शन लॉ है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कैपेसिटर में, तो सेम कॉन्सेप्ट है, बस वहां पे चार्ज की बात करते थे, यहां पे करंट की बात करते हैं। तो अगर कई सारे वायर्स एक जगह पर मिलते हैं तो जहां पर ये सारे वायर्स मिलते हैं इसको जंक्शन कहते हैं। और अगर इस जंक्शन में कुछ करंट आ रही है I1, I2, I3 और कुछ करंट अगर बाहर जा रही है I4 और I5, तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि किसी भी जंक्शन में कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होता है। तो जितना भी चार्ज इस जंक्शन के अंदर आएगा या जितनी भी करंट इस जंक्शन के अंदर आएगी उतनी करंट जंक्शन से बाहर भी निकलेगी। तो ये कहा जा सकता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 का जो सम होगा वो I4 प्लस I5 के सम के बराबर होगा। तो जितना करंट अंदर आएगी उतनी करंट बाहर जाएगी। ठीक है, तो सिंपल लॉ। जो दूसरा लॉ है किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, उसके बारे में समझते हैं। और एक्चुअली ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आरसी सर्किट जब हम लोग पढ़ रहे थे और रेजिस्टेंस आया था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस होता है और उसमें कोई भी करंट फ्लो करती है आई की, रेजिस्टेंस आर है, तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो अगर हम ए और बी के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना चाहते हैं और हम ये पता लगाना चाहते हैं कि वी ए माइनस वी बी कितना है, तो वी ए माइनस वी बी अगर लिख रहे हैं तो हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं और ए से बी की तरफ जाते समय अगर हम करंट के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम इसको लिखते हैं प्लस आई आर के बराबर। वही अगर हम लिखते हैं वी बी माइनस वी ए, मतलब अब हमें बी से ए की तरफ जाना है और जब बी से ए की तरफ जाना है तो करंट का अपोजिट डायरेक्शन होगा और इसको हमें लिखना होगा माइनस आई आर के बराबर। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी रेजिस्टेंस में वो आई आर के बराबर या माइनस आई आर के बराबर होता है। डिपेंड करता है कि आप करंट के सेम डायरेक्शन से जाके डिफरेंस निकाल रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन से जाके डिफरेंस निकाल रहे हैं। अब इन दोनों लॉस को मिलाकर अगर हम एक लूप में इस लॉ को अप्लाई करते हैं तो ऐसा कोई लॉ तो नहीं है, लेकिन हम इसको मान लो कहते हैं कि लूप लॉ। ठीक है, अगर हम किसी लूप में इसको अप्लाई करते हैं, लूप का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम रहेंगे। तो मान लो ऐसा हम कोई भी एक लूप बना रहे हैं जिसमें कुछ बैटरीज हो सकती हैं, कुछ कैपेसिटर हो सकते हैं। ठीक है, और हमें इस लूप में ये दिया हुआ है कि यहां पे कुछ करंट फ्लो कर रही है, मान लो आई की करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल V1 का है, यहाँ पर कैपेसिटर में चार्ज Q और माइनस Q का है, कैपेसिटेंस C का है, ये बैटरी V2 की है और करंट I यहाँ पर भी फ्लो कर रही है। ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2 है। तो किरचॉफ्स का ये वोल्टेज लॉ हम जब लगाते हैं लूप में तो हम जिस जगह से स्टार्ट करते हैं एक्चुअली घूम फिर के वहीं पर हम वापस भी आते हैं। कैपेसिटर में हम ये करते थे और अगर हम यहां से घूमकर वापस यहीं पर आएंगे तो हम एक क्लॉकवाइज साइन बना देंगे कि हम लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और हम यहां से घूम के अगर यहीं पे वापस आएंगे तो हम ये कहेंगे कि जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा खुद उसी पॉइंट से उसका वो जीरो होना चाहिए। तो हम जो वी ए माइनस वी बी लिख रहे थे वो जीरो हो जाएगा क्योंकि ए भी यही है, बी भी वही है, तो ए और बी के बीच का डिफरेंस जीरो। और अब हम इधर से जाएंगे और घूम के वापस आएंगे। तो जब हम करंट के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम प्लस आई आर वन लिखेंगे, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आएगा तो माइनस V1 लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और कैपेसिटर के पास जब पहुंचेंगे तो पहले हमको कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट मिलेगी तो हम इसको Q बाई C लिखेंगे। कैपेसिटर में Q बाई C का डिफरेंस आता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आता है तो माइनस V2 लिखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अगेन करंट का सेम डायरेक्शन है इसमें, तो प्लस I इंटू R2 करेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच गए तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है उसको हम लूप में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस पूछ ले। मान लो कहा जाता है कि ये पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसको कहा गया पॉइंट पी, और आपसे बोला गया कि ए और पी के बीच का डिफरेंस निकालो। तो ए और पी के बीच का डिफरेंस जीरो नहीं होगा क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं
और अगर हमें ए से पी का डिफरेंस निकालना है तो हम ए से स्टार्ट करेंगे, पी की तरफ जाएंगे। तो ए से स्टार्ट करके जब पी की तरफ जाएंगे तो करंट के सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो लिखेंगे प्लस आई आर वन, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आएगा तो माइनस वी वन। पी पॉइंट पे पहुंच गए तो ये ए और पी के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। उसी तरीके से अगर पी और मान लो कोई पॉइंट क्यू है, या यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू है, पी और क्यू का डिफरेंस पूछा जाएगा तो पी से स्टार्ट करके क्यू में आएंगे। कैपेसिटर में क्यू बाई सी होता है, रेजिस्टेंस में आई आर होता है, बैटरी में वी होता है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि करंट का सेम डायरेक्शन होता है तो प्लस आई आर होता है, करंट का अपोजिट डायरेक्शन होता है तो माइनस आई आर होता है। ठीक है, अब इन दोनों लॉस का यूज करके हम किसी भी सर्किट में अगर करंट पूछी जाती है तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमको एक सर्किट दी गई है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक बैटरी। ये बैटरी है 6 वोल्ट की, ये बैटरी है 12 वोल्ट की, ये रेजिस्टेंस है 1 का, ये रेजिस्टेंस है 2 का, ये रेजिस्टेंस है 3 का। ठीक है, और हमसे ये कहता है कि फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस में जो करंट होगी वो बतानी। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम कैपेसिटर में भी यही करते थे कि किसी भी एक बैटरी को सेलेक्ट करेंगे और जो सबसे बड़ी बैटरी है उसको सेलेक्ट करो तो ज़्यादा बेहतर है, हालांकि आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम ये मानेंगे कि करंट आई निकली। हम कैपेसिटर में चार्ज निकालते थे, यहाँ करंट निकालेंगे, और जो भी करंट यहाँ से निकली है वो घूम फिर के वापस बैटरी के अंदर आनी चाहिए। तो अगर करंट आई जा रही है तो यही करंट आई यहाँ भी जाएगी, यही करंट आई यहाँ जाएगी, फिर ये करंट आई इधर पहुंच गई, आई करंट इधर आ गई, और वापस वही करंट आई की बैटरी के अंदर भी आ जाएगी। तो जितनी करंट बैटरी से निकलती है उतनी ही करंट बैटरी में वापस भी आ जाती है। अब अगर हम इसमें लूप लॉ लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से और घूम फिर के वापस इसी पॉइंट में आते हैं, तो करंट के सेम डायरेक्शन में प्लस आई आर, अपोजिट में माइनस आई आर। तो अगर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये करंट का अपोजिट डायरेक्शन है, तो लिखेंगे माइनस आई इंटू आर, माइनस आई इंटू आर। फिर जब जाएंगे तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आया तो +6 लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो जो हम नीचे आ रहे हैं तो ये भी करंट का अपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस आई इंटू 1। फिर इधर जब जाएंगे तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आएगा तो +12, और फिर जब इधर जाके ऊपर जाएंगे तो ये अगेन करंट का अपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि हम यहाँ से आके ऊपर जा रहे हैं, और जो अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस आई इंटू 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम वापस इनिशियल पॉइंट में पहुंच गए तो 0 के बराबर करेंगे। अब अगर देखें तो यहाँ 2 आई है, यहाँ आई है और यहाँ 3 आई है, तो इन तीनों को जोड़ देते हैं तो 6 आई यहाँ बचेगा, और यहाँ पे 12 और 6 है। एक मिनट में की गलती तो नहीं करी है, नहीं सही है, ठीक है। तो ये 12 और 6 दोनों जुड़ के 18 हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से करंट आ जाएगी 3 एम्पियर के बराबर। तो इस तरीके से हमने सर्किट में करंट निकाली। मान लेते हैं कि हमसे ये कहा जाता है कि यहाँ पे एक पॉइंट है P और यहाँ पे एक पॉइंट है Q, और हमसे ये कहा जाता है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। अगर P और Q का डिफरेंस निकालना है तो आपको P से स्टार्ट करके Q में जाना है। आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा रास्ता सेलेक्ट करते हैं। तो मान लो मैं P से Q इस रास्ते से या ऊपर वाले इस रास्ते से आते हैं, ठीक है। तो P से Q हम जब जा रहे हैं तो एक बार इधर जाएंगे और इधर आएंगे तो हम P से Q पहुंच जाएंगे। तो जब यहाँ पे जाएंगे तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आएगा तो -6 लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो करंट का सेम डायरेक्शन है तो प्लस आई इंटू 2 लिखेंगे। फिर इधर जाएंगे तो करंट का सेम डायरेक्शन है तो प्लस आई इंटू 3 लिखेंगे। और फिर जब हम पॉइंट Q में पहुंच गए तो ये P और Q के बीच का डिफरेंस आ गया। आई हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 3 एम्पियर का है, तो ये -6 + 6 + 9, तो ये कह सकते हैं कि 9 वोल्ट का डिफरेंस होगा पॉइंट P और Q के बीच में। तो इस तरीके से आप करंट निकालकर किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो। अब ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जहां पे जंक्शंस आ जाएंगे और जंक्शन में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक नया प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी, ठीक है।
मान लो ये बैटरी दी है हमको 6 वोल्ट की, ये बैटरी दी है हमको 3 वोल्ट की, ये रेजिस्टेंस है 1 ओम का, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम का। और क्वेश्चन ये ऐसा है कि फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, हर रेजिस्टेंस में कितनी करंट होगी ये हमको पता करनी है। तो अब इसको कैसे पता किया जाएगा, इस बात को समझते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दो बैटरीज हैं, तो किसी भी एक बैटरी से मान लेंगे करंट आई निकली है। तो यहाँ से अगर हम ऐसा मानते हैं कि करंट आई निकली है, तो ये करंट जब आई इधर जाएगी तो इसको जंक्शन मिलेगा, जंक्शन में से कुछ करंट इधर आ जाएगी, रिमेनिंग करंट इधर चली आएगी। जैसे हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते थे कैपेसिटर में, वैसे यहाँ पे कहेंगे। अगर हम ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे I1 की करंट गई है, तो बाकी बची हुई I माइनस I1 की करंट इसके अंदर से आनी चाहिए। तो I में से I1 इधर चला गया, I माइनस I1 इधर आ गया, ये I1 इधर बढ़ेगा, फिर ये I1 इधर आ जाएगा, ये I माइनस I1 आगे बढ़ता जाएगा, I माइनस I1 इधर से आ रहा है, I1 इधर से आ रहा है, दोनों मिलके कितना बना लेंगे I, और जितनी करंट बैटरी से निकली थी वही करंट बैटरी से वापस आ जाएगी। तो आपको किसी एक बैटरी को सेलेक्ट करना है करंट निकालने के लिए, सारी बैटरी से करंट नहीं निकालनी है। और हमने ये 6 वोल्ट की बैटरी सेलेक्ट की थी करंट निकालने के लिए। दो अननोन है, तो हमको दो इक्वेशंस चाहिए होंगी और दो लूप हम सेलेक्ट करेंगे। एक लूप हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं मान लो, और इसमें हम लूप लॉ लगाते हैं, यहां से स्टार्ट करके घूम के वापस यहीं आते हैं। तो जब यहां जाएंगे तो कुछ नहीं है, यहां जाएंगे तो करंट का सेम डायरेक्शन है, तो I माइनस I1 इंटू 2 लिख देते हैं। फिर जब इधर जाएंगे तो नेगेटिव टर्मिनल है -6 लिख देंगे, और फिर करंट का सेम डायरेक्शन है तो I इंटू 1 लिख देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो यहां से अगर हम इस ब्रैकेट को खोले तो 2I और I मिलके हो जाएगा 3I माइनस 2I1 इज इक्वल टू 6। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो हम दूसरा लूप चाहे तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं या बड़े वाले लूप को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम इस लूप को सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम यहां से स्टार्ट करके घूम के वापस यहीं आएंगे। तो यहां से गए कुछ नहीं है, यहां से गए करंट का सेम डायरेक्शन है तो प्लस I1 इंटू 3 लिख दिया। फिर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आया तो +3 लिख दिया। फिर इधर गए और करंट का अपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि हम इधर से जाके जो ऊपर जाएंगे तो करंट का अपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस ऑफ I माइनस I1 इंटू 2 लिख देंगे और उसको 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच गए। अब ये 3I1 यहां से आएगा, यहां से 2I1 आएगा और यहां से आएगा -I, तो ये बन जाएगा -I प्लस ये आ गया तो 2I1 और ये I1, तो ये आ जाएगा कितना 5I1 इज इक्वल टू -3। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो आप देख सकते हैं कि दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन हैं, तो ऑब्वियसली इनको आपस में सॉल्व किया जा सकता है। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -3I हो जाएगा, और फिर पहली इक्वेशन में जोड़ दूं तो ये -3I और +3I कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है 3 से, तो ये बन गया है -3I प्लस 15I1 इज इक्वल टू -9। ठीक है, इसको मैं कह देता हूं थर्ड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को जोड़ दें, तो जब पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन जोड़ी जाएंगी तो -3I प्लस 3I कैंसिल हो जाएगा। ये 15I1 है, ये -2I1 है, तो यहाँ क्या बचेगा 13I1, और यहाँ पर है 6 और यहाँ पे है -9, इनको जोड़ेंगे तो बचेगा -3। तो ये अगर -3 बचता है तो I1 की वैल्यू आ जाएगी -3 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, तो I1 की वैल्यू -3 डिवाइड बाई 13 आई है, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आई है। तो मतलब सिर्फ यही है कि हमने जो डायरेक्शन माना है I1 का वो इधर ना होके I1 का डायरेक्शन इधर होगा, वैल्यू वही रहेगी, बस डायरेक्शन हमने जो माना है वो उल्टा कर देंगे तो हम उस करंट की वैल्यू लिख सकते हैं। और I1 की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे इसमें या इसमें, तो हमें I की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम I1 की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 3I, और I1 की वैल्यू को पुट कर देते हैं 6/13 इज इक्वल टू 6। तो अगर हम इसको राइट में ले जाते हैं तो 3I इज इक्वल टू 6 माइनस 6/13, तो ये हो जाएगा 13 12 टू 24/13। ये I की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और I की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो मतलब जो करंट हमने मानी थी वही करंट इसमें होनी चाहिए, डायरेक्शन जो माना था वही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें लूप में कोई एक से ज्यादा लूप आते हैं तो आप किसी भी एक बैटरी से करंट निकालकर उसकी सर्किट को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक,
लूप लॉ लगा के हम ऑब्वियसली करंट निकाल सकते हैं, बट एक और मेथड होता है जो कैपेसिटर में भी मैंने आपको बताया था, और वो ये था कि हम किसी भी बैटरी के किसी एक नेगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल को जीरो मान लेते हैं। तो मान लो ये जो 6 वोल्ट है, ये जिस पॉइंट से जुड़ा है इसको मैंने कहा कि ये 0 वोल्ट पे है, ठीक है, इसका वोल्टेज मैंने 0 मान लिया। और वायर में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब के पोटेंशियल 0 ही होंगे, क्योंकि वायर में कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता। अब अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 6 होना चाहिए, क्योंकि ये 6 का डिफरेंस आना चाहिए, 6 की बैटरी। उसी तरीके से ये 0 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 3 आना चाहिए, क्योंकि 3 की बैटरी है। और इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें नहीं पता, इसको x मान लेते हैं, तो इस पॉइंट के पोटेंशियल को भी x कहेंगे, क्योंकि सेम वायर है, इस पॉइंट के पोटेंशियल को भी x कहेंगे। ठीक, अब जैसा हमको पता है कि जो करंट है I, वो I दो हिस्सों में बट गई है। I की वैल्यू जो है, अच्छा, अब आपको ये पता है कि जैसे हम जब किसी रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो V इज इक्वल टू आई आर कहते हैं। तो V इज इक्वल टू अगर हम आई आर कहते हैं तो I की वैल्यू को V बाई आर कह सकते हैं, और V यहां पर क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप जब ये कहते हैं कि करंट इज इक्वल टू V बाई आर, तो V होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। अब अगर हम इस रेजिस्टर की बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो करंट आई है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिख सकते हैं, 6 यहां का है, x यहां का है, तो 6 माइनस एक्स का डिफरेंस हो गया, और रेजिस्टेंस 1 का है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो I है ये 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर के बराबर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। उसी तरीके से जब हम I माइनस I1 की बात कर रहे हैं तो करंट ऊपर से नीचे आ रही है, तो ऊपर का पोटेंशियल ज्यादा होगा, नीचे का कम होगा। तो कितना डिफरेंस है इनके बीच में, यहाँ का x है, यहाँ का 0 है, और रेजिस्टेंस 2 का है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो I माइनस I1 होगा ये हो जाएगा कितना, पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 0, x माइनस 0 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है, 2 का है। उसी तरीके से अगर हम I1 की करंट लिखते हैं तो I1 की करंट हो जाएगी, यहाँ का पोटेंशियल x है, यहाँ का इसके इस रेजिस्टर की बात कर रहे हैं, ऊपर का x है, नीचे का 3 है, ये इसके बीच का डिफरेंस कहा जाएगा। तो लिखेंगे x माइनस 3 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है, 3 का। इन तीनों की वैल्यू लिखने के बाद आपको ये पता ही है कि I जो होता है ये I1 और I माइनस I1 का सम है। ठीक है, अगर हम I1 में I माइनस I1 जोड़ दे तो I आ जाएगा। अब I कितना था, I था 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई R। कितना था R, ये देखो जरा, ये वाला R कितना था, 1 का था। ठीक है, तो I की वैल्यू है 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1। तो ये आ गया 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू I1 कितना है, x माइनस 3 डिवाइड बाई 3, और I माइनस I1 कितना है, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस 6x इज इक्वल टू 2x माइनस 6 प्लस 3x के बराबर। तो 3x और 2x मिलके हो गया 5x, और इधर से आ जाएगा तो 11x आ जाएगा। तो 36 6 और जुड़ जाएगा, 36 प्लस 6 42 इज इक्वल टू 11x। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो ये 20 इतना ही आएगा, 42 बाई 11x। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू आ गई 42 बाई 11x, सॉरी 42 बाई 11 इज इक्वल टू x। ठीक है, ये x हमने निकाल लिया। एक बार हमने x निकाल लिया तो इस x को अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमें I मिल जाएगा, यहाँ से I माइनस I1 और यहाँ से I1। तो अगर हम x को उठा के यहाँ पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स है, और x की वैल्यू है 42 डिवाइडेड बाई 11। तो 66 माइनस 42 24 डिवाइडेड बाई 11। जो करंट हमने निकाली है 24 बाई 11, ये लास्ट आंसर से मैच नहीं करती है, 2413 था, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक रही होगी। एक बार चेक कर लेते हैं कि जो पिछली कैलकुलेशन मिस्टेक थी वो कहीं पे गड़बड़ तो नहीं है। तो ये इक्वेशन हमने बनाई थी, ये इक्वेशन बनाई थी। ठीक है, इसको हमने जब खोला था तो ये इक्वेशन सही है। हमने जब इसको खोला तो यहाँ पर एक गलती ये हुई है कि ये 3i, यहाँ पे जब हमने इसको खोला था तो ये यहाँ पर आना चाहिए था 3i1 यहाँ से आएगा और प्लस 2i1, तो 5i1। ठीक है, लेकिन ये 2 और i मल्टीप्लाई होके यहाँ पर माइनस 2i होने चाहिए थे, तो ये गड़बड़ है जहाँ पे मैंने माइनस 2i नहीं लिखा है। और फिर जब हमने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 6i हो जाएगा।
ठीक है, तो गलती यहाँ पर है, -6i हो गया इसलिए हमें आंसर नहीं आ रहा है। तो अब हम इस कैलकुलेशन को दोबारा करना चाहेंगे और इस इक्वेशन को जो हमने किया है ये यहाँ से ही गलती शुरू हो गई। तो अब हम इस इक्वेशन को कैसे सही करें? तो उसके लिए हमें ये समझना है कि ये -2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि ये 6i यहाँ पर भी हो जाए और -6i यहाँ पर भी हो जाए। तो दोनों पे 6 और -6 हो जाएगा तो हम आंसर निकाल पाएंगे। तो हम जब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके, ये आ जाएगा 6i - 4i1 इज इक्वल टू 12। ठीक, और इस इक्वेशन को जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6i + 15i1 इज इक्वल टू -9। ठीक, अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 11i1 इज इक्वल टू 3 के बराबर। तो i1 की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 11। 11 का ही फैक्टर वहां पे आ रहा था तो 11 ही आना चाहिए। तो i1 की वैल्यू 3/11 और हम किसी भी क्वेश्चन में अगर पुट करते हैं और i की वैल्यू निकालेंगे तो i की वैल्यू वही 24/11 हमको यहां से भी मिल जाएगी। तो कहने का ये मतलब है कि किसी भी क्वेश्चन को जिसमें करंट निकालनी होती है उसमें करंट का लूप लॉ का मेथड भी काम करता है और हम यहाँ पर वोल्टेज का मेथड भी लगा सकते हैं, दोनों ही मेथड काम करते हैं। अब ये जो मेथड है करंट के लूप लॉ वाला, ये आपको आसान लगेगा क्योंकि इसमें सिंपली आपको एक बार लूप लॉ लगाना है, 2 बार लगाना है और कैलकुलेशन करके निकाल लेना है। जो वोल्टेज लॉ है उसमें मैं मानना पड़ता है कि किसी बैटरी के नेगेटिव को 0 मानकर, किसी को ये 0 है तो 6 वोल्ट की बैटरी है तो ये 6 हो गया, ये 0 है और यहाँ का x माना गया है, ये 0 है, ये 3 वोल्ट की बैटरी तो 3 हो गया, ये x है तो ये भी x है और ये भी x है। फिर हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि करंट होती है V/R। तो यहाँ की जो करंट होगी I को हम क्या लिखेंगे? V है पोटेंशियल डिफरेंस। कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? ये 6 है, ये x है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है 6 - x डिवाइड बाई 1। तो I की वैल्यू है 6 - x डिवाइडेड बाई 1। I - I1 की करंट इस रजिस्टर में फ्लो कर रही है और ऊपर से नीचे आ रही है, तो I - I1 को लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस x - 0 डिवाइडेड बाई 2। ये I - I1 हो गया। और जो I1 की करंट है वो इस रजिस्टर में है, इस रजिस्टर के ऊपर के पोटेंशियल x है, नीचे का पोटेंशियल 3 है और करंट ऊपर से नीचे आ रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा जाएगा? x - 3 डिवाइडेड बाई 3, ये इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और फिर I की जो वैल्यू है ये I1 और I - I1 को जोड़ के आनी चाहिए। दोनों को जोड़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो हमको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किरचॉफ्स का जो 2 लॉज हैं उसके अप्लाई करके हम करंट की वैल्यू, या ऐसा भी हो सकता था कि हम किसी भी 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो हो सकता है आपसे पूछ सकता है कि यहां और यहां का क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। एक बार करंट निकल गई तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप वहां से शुरू करके यहां पर आएंगे और जैसे जैसे रजिस्टर में आएंगे तो +IR या -IR जैसे आपको पता है वो अप्लाई करेंगे और किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है।